हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं लेकर के जो आया हूं आप लोगों के लिए, कल जो आप लोगों का एसएन टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का, वो 27 दिसंबर वाला, उसका हम लोग अभी देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 73 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ओके, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, व्हिच वन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन। मतलब कौन इसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट बना सकता है आफ्टर द क्लोरीनेशन। तो बच्चों यहां पे देखा जाता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें ओनली वन टाइप्स के हाइड्रोजन एटम होंगे वही बनाएगा सिर्फ वन टाइप के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है नियोपेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन आप देखोगे तो नॉर्मल पेंटेन में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम होते हैं आप देख लीजिए। आप कहोगे ये है 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री, और ये दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि ये भी 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से और ये भी 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से। तो जो ये है वही ये है। मतलब जब आप क्लोरीनेशन करोगे इस कंपाउंड का, नॉर्मल पेंटेन का, चाहे एक क्लोरीन को यहां ऐड करो फिर भी नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहां ऐड करो फिर भी नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन। तो बात बराबर हो गया ना। अब उसके बाद देखिए जो ये है वही ये है, इसको कट कर दीजिए क्योंकि यहां पे अगर क्लोरीन को ऐड करते हो फिर भी नाम होगा 2 क्लोरोपेंटेन, यहां भी ऐड करते हो फिर भी नाम होगा 2 क्लोरोपेंटेन। ये दोनों आपस में आइडेंटिकल, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल। लेकिन बच्चों ये जो 2 डिग्री है ना वो अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये 2 डिग्री के साथ अटैच्ड है 1 डिग्री, इस 2 डिग्री के साथ अटैच्ड है 1 डिग्री, और इस 2 डिग्री के दोनों साइड अटैच्ड है 2 डिग्री। और जब अगर आप यहां पे क्लोरीन को ऐड करते हो तो नाम होता है 3 क्लोरोपेंटेन। यहां 1 क्लोरोपेंटेन, यहां 2 क्लोरोपेंटेन, यहां 3 क्लोरोपेंटेन। लेकिन यहां ऐड करोगे फिर से 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, लेकिन यहां ऐड करोगे तो 3 क्लोरोपेंटेन, इसलिए टोटल आपको मिलेगा 3। याद करिए सब बातों को कि नॉर्मल पेंटेन का आंसर होगा 3। लेकिन नियोपेंटेन देखिए, नियोपेंटेन हम लोग किसको कहते हैं? नियोपेंटेन कहने का मतलब हुआ कि बीच में एक होगा 4 डिग्री कार्बन और उस 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा यहां पे 4 मिथाइल। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, चारों मिथाइल यहां पे 1 डिग्री है, इसी को हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। और बीच में जो 4 डिग्री कार्बन है उस 4 डिग्री कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए बच्चों यहां पे हम लोग कहने वाले हैं कि नियोपेंटेन में सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, यानी कि आंसर इसका सेकंड होने वाला है। आपको एक यहां पे मिलेगा प्रोडक्ट क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। उसके बाद देख लेते हैं कि आइसोपेंटेन और नॉर्मल ब्यूटेन में कितना मिल सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सीखने वाला है, आपको बस देखना है कि किसमें कितना टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है। जैसे कि देखो बच्चों, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन जो आप लोगों को दिया हुआ है ये होता है कुछ इस तरीके का, CH और यहां पे CH3 और फिर यहां पे हो गया CH2 के साथ CH3, इसी का नाम होता है आइसोपेंटेन। जी हां। अब देखो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 3 डिग्री से। मतलब जो ये मिथाइल है वही ये मिथाइल है, इसको मान लेता हूं टाइप 1, इसको कर देता हूं कैंसिल। बिल्कुल ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से, इसलिए दोनों आइडेंटिकल हो गए आपस में। ये है 3 डिग्री, इसको मान लेता हूं टाइप 2, बिल्कुल। ये हो गया 2 डिग्री, इसको मान लेता हूं टाइप 3। लेकिन बच्चों एक बात जानते हो, ये कार्बन भले 1 डिग्री है लेकिन ये 1 डिग्री कार्बन इस दोनों 1 डिग्री कार्बन से अलग है, डिफरेंट है क्योंकि ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से और ये दोनों 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से। तो जब डिग्री सेम हो जाए और अटैचमेंट अलग अलग हो उसको हम लोग डिफरेंट मानते हैं, इसको हम लोग अलग मानेंगे। यानी कि आइसोपेंटेन में याद रखोगे टोटल बनेगा कितना? 4, इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर्स 6 होता है, लेकिन बिना स्टीरियोआइसोमर्स, बिना ऑप्टिकल आइसोमर्स लिए हुए यहां पे टोटल 4 होता है। और एक आपको दिया हुआ है यहां पे नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो आप लोगों को दिया हुआ है 4th में, इसमें देखिए कि कितना हो सकता है। तो CH3, CH2, CH2, उसके बाद यहां पे CH3 और यहां पे देखो बच्चों ये है 1 डिग्री और ये भी क्या है 1 डिग्री। अब दोनों अटैच्ड है किससे? 2 डिग्री से। दोनों जब 2 डिग्री से अटैच्ड है तो जो ये मिथाइल है वही ये मिथाइल है, इसको टाइप 1 मान लेता हूं, इसको कैंसिल कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप क्लोरीन को ऐड करोगे फिर भी नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन,
यहां पे क्लोरीन को ऐड करोगे फिर भी नाम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो इसको मान लेता हूं टाइप 2, बिल्कुल इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि जो ये है वही ये है, दोनों का अटैचमेंट मिथाइल से ही है, इसलिए हम लोग कहेंगे यहां पे ऐड करो चाहे यहां पे ऐड करो एक क्लोरीन को, नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ये दोनों सेम हो गया। आंसर होगा सिर्फ इसके केस में नियोपेंटेन, क्योंकि आपने देखा नियोपेंटेन में बीच में एक कार्बन होता है, उस एक कार्बन से अटैच 4 मिथाइल होता है, चारों मिथाइल आपस में आइडेंटिकल होता है, किसी पे भी एक क्लोरीन को ऐड करोगे नाम सेम होने वाला है और 4 डिग्री पे कोई एच नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन। अब देखिए 74 में कह रहा है ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन द नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर्स फॉर्म एज। नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है जैसा कि मैं देख रहा हूं इसके केस में 74 में जो दिया हुआ है आपको ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल पेंटेन है, बिल्कुल नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, यहां पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, नॉर्मल पेंटेन है, बिल्कुल नॉर्मल पेंटेन द नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर्स फॉर्म एज, कि नॉर्मल पेंटेन का अगर हम लोग करते हैं मोनोक्लोरिनेशन तो कितना बन सकता है टोटल प्रोडक्ट। आपने अभी देखा था ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहां पे हमने नॉर्मल पेंटेन का आपको करके दिखाया था कि टोटल यहां पे कितना निकलता है 3, बिल्कुल यहां पे आंसर होगा 3 यहां पे निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। नॉर्मल पेंटेन में आपने देखा था अभी तुरंत सॉल्यूशन इसका। उसके बाद द केमिकल नेम ऑफ एनिसोल एज, बच्चों आप लोग जानते हो एनिसोल किसको कहते हैं, एनिसोल का मतलब हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर OCH3 होगा, ये OCH3 जब रहता है इसी को हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ एनिसोल कितना होने वाला है, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको 74 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया है पीछे, वो आप देख लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑन हीटिंग विथ एक्वस KOH प्रोड्यूसेज एसिटल्डिहाइड, किसका अगर हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटल्डिहाइड देगा। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे दिया हुआ Cl, ऐसा है, इसका KOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो KCl बाहर कर दीजिए, जिसके कारण यहां पे हम लोग कहेंगे कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये जो दिया हुआ है CH3COCl और इसका एक्वस KOH यानी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, KCl बाहर करके बना दोगे एसिटिक एसिड। सेकंड में देखिए, सेकंड में दिया हुआ है आपको इथाइल क्लोराइड, तो अगर आप इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाओगे KOH के साथ तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, यहां से भी KCl बाहर हो जाएगा, यानी कि इसके भी केस में फॉर्मेशन जो करने वाले हैं वो करेंगे इथाइल अल्कोहल। बात क्लियर है ना। देखो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा सेकंड ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन में। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। बच्चों आपको बताया था मैंने जब रिवीजन आपको करवा रहा था एल्डिहाइड कीटोन वाले, अगर आप देखे होंगे वीडियो को तो कहा था जितना हेलोजन होता है उतने KOH या NaOH का इस्तेमाल करना है। यहां पे 2 क्लोरीन है, तो जब आपको यहां पे दिया हुआ 2 क्लोरीन है तो टोटल KOH का संख्या यहां पे कितना लेना है, 2 KOH यहां पे लेना होता है, जितने हेलोजन होता है उतने, तो 2 KCl बाहर होगा, K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, और जहां जहां से Cl निकलेगा वहां पे आ जाएगा OH, यानी इसके केस में हम लोग कहेंगे कि फॉर्मेशन करेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि स्टेबल होता है, 2 अलग अलग कार्बन पे OH स्टेबल होता है। ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 4 ऑप्शन, यानी 1 2 3 तो ऑप्शन आया नहीं, 1 2 3 4 आया नहीं। मैंने आप लोगों को जब रिवीजन करवा रहा था तो कहा था कि जहां कहीं भी अगर जेमिनल डाइहेलाइड, वो भी टर्मिनल वाला अगर जेमिनल डाइहेलाइड होता है तो वहां पे बनता है एल्डिहाइड। कैसे, इसका हम लोग 2 KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो जैसे आप इसका रिएक्शन करवाते हो तो एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। देखो तो ध्यान से, इसमें से ऐसा होगा कि K प्लस Cl माइनस बाहर, 2 KCl बाहर, OH माइनस वहीं पे जाके ऐड होगा जहां पे Cl ऐड है। अब इसके केस में क्या करोगे, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल तो वाटर निकालोगे, एक OH माइनस बाहर हो जाएगा और दूसरा यहां से O के ऊपर जो H है वो H प्लस बन के बाहर हो जाएगा, यानी वाटर बाहर हो जाएगा। और जैसे वाटर बाहर हुआ तो यही फॉर्मेशन कर देगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहां पे हो गया H, यानी कि एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कौन कर देगा, 4 ऑप्शन। तो जहां कहीं भी देख लीजिएगा अगर जेमिनल डाइहेलाइड वो भी टर्मिनल है तो वो बनाएगा निश्चित रूप से एल्डिहाइड, और अगर इंटरनल है कि दोनों साइड कार्बन है अब बीच वाले कार्बन पे 2 हेलोजन है तो वो बनाता है वहां पे कीटोन। इस तरीके से हम लोग यहां पे कह सकते हैं, आंसर इसका हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटेन गिव्स, यानी 1 ब्यूटेन ओजोनाइड है,
उसका हम लोगों को करना है हाइड्रोलिसिस। तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, आप लोगों को ओजोलाइसिस मालूम होगा। सबसे पहली बात आप लोगों को कह क्या रहा है, 1 ब्यूटेन। तो 1 ब्यूटेन कहने का मतलब हुआ CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही जो दिया हुआ है 1 ब्यूटेन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 1 ब्यूटेन का सबसे पहले आप लोगों को ओजोन के साथ रिएक्शन करवाना होता है। तो ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इसको क्या करना है, बिल्कुल तोड़ देना है 2 पार्ट में। और 2 पार्ट में तोड़ने के बाद जो बचता है उसको कुछ ऐसे लिखिए CH और यहां लिख दीजिए CH2, ऐसा लिख दीजिए। और 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन लिखिए ऊपर ऐसा, और 2 ऑक्सीजन को यहां पे लिख दीजिए नीचे। इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं, ये जो बना इसको हम लोग कह देते हैं 1 ब्यूटेन ओजोनाइड, बिल्कुल इसी का। और अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। अगर इसका करते हो आप हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, तो यहां पे क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा। देखो इधर कितने कार्बन बच रहा है, 1 2 3 कार्बन, तो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो एक जो फॉर्मेशन यहां पे करने वाला है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O के साथ H, एक ऐसा बनेगा। और इधर एक दिख रहा होगा CH2, ये वाला पार्ट इधर दिख रहा होगा CH2, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड O। जी हाँ, तो ये जो फॉर्मेशन करने वाला है ये फॉर्मेशन करता है इसके केस में फॉर्मल्डिहाइड। अरे ये तो आपको घुमा के सिर्फ पूछा कि 1 ब्यूटेन ओजोनाइड क्या करेंगे और हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको ओजोनाइड को देखना ही नहीं है, आपको जो कह रहा है कि ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटेन, उस तरह काहे के लिए जाएंगे आप, ओजोनाइड को भूल जाइए, डायरेक्ट आप 1 ब्यूटेन को पकड़ लीजिए और 1 ब्यूटेन को पकड़ करके इसको क्लीवेज कर दीजिए। और क्लीवेज करने के बाद रसगुल्ले की तरह, किसकी तरह, ओह रसगुल्ले की तरह आप दोनों साइड रख दो ऑक्सीजन, एक इधर एक इधर। आपको इधर दिखेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H और CH2 डबल बॉन्ड OH, CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि फॉर्मेशन कर देगा प्रोपियोनल डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका 3, यानी कि बन जाएगा आप लोगों को, इसको कहते हैं प्रोपियोनल, इसको कह सकते हैं प्रोपेनल और मिथेनल, या फिर कह सकते हैं प्रोपियोनल डिहाइड और एसिटल डिहाइड। देख दो तो, या फिर सॉरी एसिटल डिहाइड नहीं, प्रोपियोनल डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड इसका आंसर आप लोगों को आ जाएगा बहुत आसानी से। तो जब भी पूछे किसी ओजोनाइड का करना है हाइड्रोलिसिस, तो ओजोनाइड को मत देखिए, आप एल्कीन को लिखिए और उसका क्लीवेज करके आप आंसर ला दीजिए ना बहुत आसानी से। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से है, जैसा कि मैंने आप लोगों को रिवीजन वीडियो में भी बताया था और क्लासरूम में तो आप लोगों को पढ़ाया ही था, जम के पढ़ाया था। देखो इसमें से क्या कहा जा रहा है, CH3 CHO यानी कि एसिटल डिहाइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल, यानी कोई भी एल्कोहल हो सकता है, एंड RCOC2H5, इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। यह है ईस्टर, यह है एल्कोहल। तो एल्कोहल और ईस्टर से एल्डिहाइड को सेपरेट करना है। बच्चों याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जैसे ही लिखा आपको क्वेश्चन में, तो वहां पे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन एल्डिहाइड का अगर करना है, इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये टॉलेंस रिएजेंट तो होगा ही नहीं, टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश किया जाता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है कि नहीं, या फिर एल्कोहल के केस में कहता है कि कोई ऐसा एल्कोहल जिस कार्बन पे OH है वहां कम से कम एक H और एक मिथाइल है कि नहीं है। वो तो आइडोफॉर्म के टेस्ट के द्वारा तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन है, सेपरेशन नहीं कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जैसे आपको लैंग्वेज में लिखा, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जैसे लिखा, आंसर एक ही जाएगा NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, आंसर होगा 4। उसके बाद देखो फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड आर डिटेक्टेड बाय, कैसे हम लोग यहां पे कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड है कि फॉर्मिक एसिड है, क्या है। तो बच्चों NaHCO3 आपको पता है ना, NaHCO3 और Na2CO3 के साथ हमने रिएक्शन जब करवाया था तो कहा था कि वहां पे कोई ऐसा कंपाउंड जो कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक एसिड, उससे जो ज्यादा एसिडिक होता है वो रिएक्शन करता है इसके सॉल्ट के साथ यानी NaHCO3 के साथ और Na2CO3 के साथ। और जो कम एसिडिक होता है नहीं करता है, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ये सब रिएक्शन नहीं करता है NaHCO3 के साथ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है NaHCO3 के साथ, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं होगा NaHCO3 के साथ क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एसिडिक नहीं है, अब फॉर्मिक एसिड एसिडिक है। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि NaHCO3 के साथ अगर आप फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करवा देते हो, तो फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन अगर NaH
CO3 के साथ होता है, तो यहां पे आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है और इसके केस में CO2 निकलता है, साथ में H2O निकल जाता है। इस तरीके से यहां पे बाहर होता है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के साथ नो रिएक्शन। CuSO4 इन अल्कलाइन मीडियम, इसको कहा जाता है बच्चों फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट कहते हैं। और आप लोगों को बताया था एल्डिहाइड तो देता ही है फेलिंग टेस्ट, उसके साथ साथ आप लोगों को बताया था सम अदर कंपाउंड में आप लोगों को याद होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना, उसी में कहा था फॉर्मिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फॉर्मिक एसिड होता है, ऐसा होता है ये कि ये फेलिंग टेस्ट भी देता है और टॉलेंट टेस्ट भी देता है। तो ये जो आपको दिया हुआ है दोनों का दोनों फेलिंग टेस्ट देगा और टॉलेंट टेस्ट देगा। और जब दोनों वहां पे फेलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट देने लगेगा तो कोई डिस्टिंग्विश हो पाएगा, कोई पता चलेगा कि एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पता तब चलेगा जब कोई एक रिएक्शन करेगा और दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा। यहां NaHCO3 के साथ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करता है और एक फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता है, तो पता चल गया कि रिएक्शन किया मतलब वो फॉर्मिक एसिड है और नहीं रिएक्शन किया मतलब फॉर्मल्डिहाइड है। यहां पे ये फेलिंग्स रिएजेंट है जो दोनों रिएक्शन कर जाता है, फॉर्मल्डिहाइड भी फॉर्मिक एसिड भी, दोनों में वहां पे आपको रेडिश ब्राउन कलर का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा Cu2O का, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। और यहां भी दोनों रिएक्शन कर जाता है, ये है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट भी दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएगा, दोनों में आपको वहां पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा ही, वहां पे प्रेसिपिटेट आता ही है सिल्वर मेटल का, यहां पे भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा ए वाला। बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करेगा, CO2 लिबरेट करेगा, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करेगा। बाद बाकी फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट दोनों रिएक्शन कर जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ है ना बच्चों, ये है एक एस्टरिफिकेशन का क्वेश्चन। जब भी आपको कभी भी फ्रूटी स्मेल कहा जाए, फ्रूटी स्मेल जैसे ही कहे ना, आप समझ जाओ कि ईस्टर की बात कर रहा है, ठीक है। वही आपको यहां पे कह रहा है कि लिक्विड वाज मिक्स्ड विथ इथेनॉल एंड ए ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड, ए कंपाउंड विथ फ्रूटी स्मेल। जैसे यहां पे फ्रूटी स्मेल लिखा, आपको समझ जाना है कि ईस्टर की बात कर रहा है, यानी ईस्टर बन रहा है यहां पे द लिक्विड वाज। यानी आप जानते हो कि ईस्टर जो हम लोग बनाते हैं, एस्टरिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, जब एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जी हाँ वही होगा आंसर। यहां अल्कोहल होगा नहीं, फॉर्मल्डिहाइड होगा नहीं, एसीटोन होगा नहीं, आंसर होगा 4। आपको पता होना चाहिए कि फ्रूटी स्मेल जैसे लिखा ना, मतलब वो ईस्टर की बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है ईस्टर का। यानी कि आपको करना क्या होगा, ये जो दिया हुआ है एसिटिक एसिड, उस एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा देने का इथेनॉल के साथ। और आप जानते हो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे दिया है। और जब एस्टरिफिकेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलता है और अल्कोहल से H+ निकलता है, और इसके निकलने के बाद जो बना वही यहां पे फ्रूटी स्मेल का होगा, यहां पे फ्रूटी स्मेल का होगा इसके केस में कंपाउंड, जो कि बन गया इसके केस में इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, हाँ ऐसा बनता है। तो देख लीजिए आंसर हो जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 4। एस्टरिफिकेशन की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है सेपोनिफिकेशन। बच्चों आप लोग जानते हो सेपोनिफिकेशन किसको कहते हैं? सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन। मतलब कोई ईस्टर है, उसका रिएक्शन करवाना है अल्कली के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ऐसा कह सकते हैं। सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल बेंजोएट, सबसे पहले बना लेते हैं इथाइल बेंजोएट, सीखिएगा ध्यान से। तो इथाइल बेंजोएट कहने का मतलब हुआ, एक तो रहेगा रिंग और C डबल बॉन्ड O, और यहां पे O के साथ रह जाएगा C2H5। इसी को कहा जाता है बच्चों इथाइल बेंजोएट। इसका क्या करना है? करना है सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल बेंजोएट विथ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यहां पे ले लेते हैं हम लोग। इसके केस में सोडियम या पोटेशियम जो भी आप यहां पे ले सकते हो, ये यहां पे लिख दिया गया है, मान लीजिए KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एज अल्कली गिव्स, यहां पे आपको करना क्या होगा, इसका हम लोग रियल में कराते हैं यहां पे इसके केस में हाइड्रोलिसिस। इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, KOH, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, NaOH, KOH कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पे करना क्या होगा, सो अच्छे तरीके से देखिएगा। कॉस्टिक सोडा हम लोगों ने ले लिया, इसका करना है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये टूटेगा H+ OH- में, और ये ईस्टर है ना, ईस्टर का मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। ये टूटेगा, OC2H5- OH- का यहाँ पे एडिशन होगा। तो OH- का जैसे यहाँ पे एडिशन होगा तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में बेंजोइक एसिड, और साथ में यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा इथाइल अल्कोहल।
ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं कहना है क्योंकि कॉस्टिक सोडा दिया हुआ है, NaOH आपको दिया हुआ है मीडियम में, तो जैसे NaOH आपको मीडियम में दिया हुआ है इसका मतलब हो गया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो कार्बोक्सिलिक एसिड तुरंत मीडियम में जो प्रेजेंट NaOH है उसके साथ रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बना देता है। इसलिए बेंजोइक एसिड अगर आप कह दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मीडियम में यहाँ पे कॉस्टिक सोडा दिया हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सोडियम बेंजोएट प्लस इथेनॉल। अल्कोहल का रिएक्शन NaOH KOH के साथ नहीं होता है क्योंकि अल्कोहल बहुत ही पुअर एसिड होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल एंड इथेनॉइक एसिड तो होगा नहीं, सोडियम बेंजोएट एंड इथेनॉल होगा। जी हाँ, सोडियम बेंजोएट और इथेनॉल होगा क्योंकि पहले आप इथाइल बेंजोएट का जब करोगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक सोडा तो बनेगा बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल। अब बेंजोइक एसिड जो बना चूंकि कॉस्टिक सोडा है मीडियम में, बेसिक मीडियम है, तो फर्दर बेस से रिएक्शन करके बना देगा उसका सॉल्ट, वो बना देता है सोडियम बेंजोएट। आपको याद होगा जब मैंने आपको सेपोनिफिकेशन क्लासरूम में पढ़ाया था तो कहा था कि जब भी हम लोग बेस के प्रेजेंस में करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन तो प्योर कार्बोनिक एसिड नहीं बनता है, कॉपी में जाके चेक करिएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में जब करते हैं हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल प्योर बनता है, वहां पे जाके कॉपी में चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। बेंजोइक एसिड, सोडियम इथोक्साइड ये सब तो होगा नहीं, दिस दैट इसका आंसर होगा सिर्फ हमारा 81 का आंसर हो जाएगा 2। बिल्कुल आप लोगों का सही है ना, अच्छे से बनाया था ना आप लोगों ने, वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्वेश्चन लिया गया था और यही क्वेश्चन सेम टू सेम चैलेंजर एग्जाम में भी आया था, ऐसा ही क्वेश्चन चैलेंजर एग्जाम में भी आया था। देखोगे इसमें आप लोगों को निकालना होगा -I के आधार पे। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I - M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I + M। लेकिन यहां पे तो +I + M है ही नहीं, यहां पे और -M भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ -I लगेगा। इसका भी -I लगेगा, इसका भी -I लगेगा और इसका भी -I लगेगा, इसका भी -I लगेगा। लेकिन आपको पता है ना, आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए आप लोगों को बता चुका हूं DNP रूल, यानी कि पहले देखा जाता है डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो डिस्टेंस सब में सेम है, डिस्टेंस देखोगे सब में बीच में 2 कार्बन है, सब में 2 कार्बन है, डिस्टेंस सेम है। प्रायोरिटी देंगे पहले अब नंबर को, यहां पे 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन है, इसका -I का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा यहां पे बी में, क्योंकि यहां पे भी हम लोग देखेंगे 2 क्लोरीन है और यहां पे 1 फ्लोरीन है, 1 NO2 है। तो अब जब नंबर सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया, तब पावर को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे NO2 का -I का पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन पहला प्रायोरिटी आपको डिस्टेंस सब में सेम है, दूसरा प्रायोरिटी नंबर को देंगे। यहां पे 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन होने के कारण CCl3 का -I ज्यादा होगा CHCl2 से, और CHCl2 का -I ज्यादा होगा NO2 से, और NO2 का माइनस ज्यादा होगा फ्लोरीन से। आंसर इसका हो जाएगा DBAC, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आप कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे होगा -I के, और -I ज्यादा होगा CCl3 का, वहां पे नंबर ज्यादा है क्लोरीन का, उसके बाद CHCl2 का -I, उसके बाद NO2 का, सबसे कम हो जाएगा फ्लोरीन का -I। क्लियर है ना बात यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एस्प्रिन इज नोन एज, एस्प्रिन को हम लोग क्या कहते हैं। एस्प्रिन आपको पता है ना अच्छे तरीके से, होता क्या है, आपने देखा होगा सैलिसाइलिक एसिड कि आपको बताया गया होगा क्लासरूम में, और मैंने भी आप लोगों को पिछले वीडियो में जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बनिक एसिड का रिवीजन करा रहा था वहां पे बताया था कि जब इस सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम है इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। उस सैलिसाइलिक एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यहां से ब्रेक करके बाहर कर देते हैं इस तरीके से, और जो बनता है ये देखिए, यहां पे O- के साथ चला जाता है COCH3, और यहां पे रह गया COH, और साथ में जो निकला CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ O-, वही H+ को पिक करके एसिटिक एसिड। इसका जो नाम होता है बच्चों, इसको कहा जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। बिल्कुल इसी को कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके कॉपी में भी होगा, और पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। इसका जो नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है, बहुत ही आसान है इसका नाम, ठीक है ना। आपने जरूर बनाया होगा इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने श्योर बनाया होगा, सबका सही होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब रिविजन कराया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां पे एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से याद कराया था। अब क्लासरूम में तो आप लोगों ने तैयारी किया ही था। अब देखो इसमें से पूछा क्या जा रहा है,
कि टरफेनाडाइन इज कॉमनली यूज्ड एज एन, क्या जानते हो, ब्रोमफेनरामाइन, और एक आप लोगों को जो बताया था मैंने टरफेनाडाइन, या उसी को हम लोगों ने कहा था सेल्डेन या टरफेनाडाइन, उसी को कहते थे ना। तो बच्चों ये क्या है, ये है एक एंटी हिस्टामिन है, और क्या, ये एंटी हिस्टामिन है। यहाँ पे टरफेनाडाइन या सेल्डेन जो भी कहते हो एंटी हिस्टामिन होता है। उसके बाद द केटाइनिक डिटर्जेंट दैट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर्स एज। बच्चों आपको पता है, बताया था आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना करके कि सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट एक एनाइनिक डिटर्जेंट है, सोडियम लॉरियल सल्फेट एनाइनिक डिटर्जेंट है, और टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। इसके बाद आपको सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जी हाँ यही सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एक कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है, और यही कैटाइनिक डिटर्जेंट जो होता है वो जर्मिसिडल होता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हेयर कंडीशनर में। याद है ना अच्छे तरीके से, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा कैटाइनिक डिटर्जेंट का, और टरफेनाडाइन सेल्डेन जो होता है एक एंटी हिस्टामिन होता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है। ये क्वेश्चन है एक्चुअल में एल्डोल कंडेंसेशन का, हाँ, और ये नीट में पूछा जा चुका है। आपको यहां पे कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ एसिटोफेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स। आप लोगों को बताया था बच्चों मैंने कि अगर मान लो एक दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तो एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें अल्फा एच नहीं है, और दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन कहने का मतलब हो गया CH3, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि H निकालना है। तो बच्चों CH3 हो गया ना, मिथाइल हो गया, यहां पे 2 H को मैंने बाहर दिखा दिया है, और C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे C6H5, इसी को कहा जाता है एसिटोफेनॉन, और ये हो गया बेंजल्डिहाइड। यहां पे इसको आप NaOH के साथ जैसे ट्रीट करोगे, यहां से जिसमें अल्फा एच नहीं है यानी बेंजल्डिहाइड, वहां से निकलेगा O, और जिसमें अल्फा एच है वहां से निकलेगा 2 अल्फा एच। डायरेक्ट आप यहां से वाटर इसमें से बाहर कर दीजिए, और जो बचा C6H5 CH, और डबल बॉन्ड के साथ यहां पे हो गया CH, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे C6H5। ऐसा देखिए तो आंसर दे रहा है क्या, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5, यही तो हो गया। और ये वाला तो हुआ नहीं, ये तो दिस दैट क्या क्या दे दिया है पता नहीं, और ये वाला भी नहीं हो रहा है। आंसर इसका सिर्फ यहां पे फर्स्ट हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5। सीखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटोफेनॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी एग्जांपल आप लोगों को रिवीजन में बताया था हमने, थोड़ा दूसरे टाइप का था क्वेश्चन वहां पे। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। उसके बाद देखिए ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, कह रहा है कि सोज केनिजारो रिएक्शन ड्यू टू, तो बात ही पता है केनिजारो रिएक्शन कहां होता है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो जहां पे अल्फा एच नहीं होगा वहीं पे होता है केनिजारो रिएक्शन। कॉन्सेप्ट तो यही है, यानी कि आप देखोगे इस एल्डिहाइड का जहां अटैचमेंट है वहां एक भी अल्फा एच नहीं है। इसमें केनिजारो रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग कहते हैं अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जहां पे अल्फा एच नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्फ्यूरल, वहां पे होता है केनिजारो रिएक्शन। समझ के बातों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान लेकिन कंफ्यूजन वाला है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कंफ्यूजन में थोड़ा थोड़ा गलत किया होगा, मुझे पता है। देखो, जब भी आपको किसी एल्केन का निकालना होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहला प्रायोरिटी वहां पे दिया जाता है, बोलो बोलो किसका, पहला प्रायोरिटी दिया जाता है मॉलिक्यूलर मास का। यानी कि हम लोग इसके केस में कहते हैं जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ऐसा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां पे मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। और जब मास सेम हो जाता है तब कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। तो पहला प्रायोरिटी आपको देना है मास को। देखिए बच्चों, यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। यानी कि नियोपेंटेन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, जिसके कारण कि ब्रांचिंग भले यहां पे ज्यादा है। पहला प्रायोरिटी आपको मास को देना चाहिए, मास इसका ज्यादा है, इसलिए हम लोग कहेंगे पहले आपको देखना है मास। नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इसमें देखो अब यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, तब देखा जाता है ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अब नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू आइसोब्यूटेन। देखो तो 312 कहां दे रहा है, ये तो गया काम से और ये भी गया काम से,
312, बिल्कुल 312 इसका आंसर यहां पे सी वाला हो जाएगा। ये आपको एक्चुअल में 1 2 3 ऑप्शन होता है, तो 1 2 3 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, यही 3 वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अरे समझा कुछ? पहला प्रायोरिटी आपको देना है मास को, तो हो जाएगा वहां पे 5 कार्बन है 3, उसके बाद जब मास सेम हो गया तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग, इसलिए 1 का ज्यादा होगा 2 से। उसके बाद आइए कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे ये जो आपको दिया हुआ है कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आप लोगों को रिवीजन करवाया था, जब आप लोगों को मैंने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन करवाया था ना, वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्रेम से आप लोगों को पढ़ाया था हमने ये सब बातों को। अगर आपने सही बनाया होगा तो मेरा मेहनत जो है सफल हुआ, आपका मेहनत भी सफल हुआ। देखिए यहां पे आपको सबसे पहले ए में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है इस तरीके से, जिसको कि हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड, बिल्कुल ये है बेंजोइक एसिड, ये हो गया ए। और बी में क्या कर रहा है कि ऑर्थो पे नाइट्रो है, ऑर्थो पे नाइट्रो, उसके बाद C6H4, C6H4 के साथ COH, देखो ना बुआ यही ना ऑर्थो नाइट्रो। अरे ऑर्थो पे NO2, ONO2 कहने का मतलब हुआ ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये दिया हुआ है इसके केस में, ये हो गया बी। उसके बाद आपको दिया हुआ पारा नाइट्रो, तो पारा पे नाइट्रो, उसके बाद यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऐसा कहते हैं। उसके बाद डी में देखोगे तो डी में हो गया इसके केस में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, ये हो गया डी। बात खत्म। अब सुनिए, आपको पता है मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले भी कि जहां कहीं भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है वहां लगता है ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। यानी जहां कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर बेंजोइक एसिड, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी, बिल्कुल यहां पे बी होगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसके बाद पारा पे लगता है -M, तो पहला प्रायोरिटी आपको देना है ऑर्थो इफेक्ट, दूसरा प्रायोरिटी -M, और जानते हो कि मेटा पे लगता है सिर्फ और सिर्फ -I। आंसर इसका हो जाएगा बी के बाद यहां पे सी, उसके बाद डी, और सबसे कम होगा ए। देखो तो ऐसा कोई दे रहा है क्या? ये तो हुआ नहीं, BDAC कह रहा है, BDCA तो हुआ नहीं, ABCD तो हुआ नहीं, BCDA, इसका आंसर हो जाएगा 4। बिल्कुल इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला प्रायोरिटी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद -M लगता है पारा पे, -I लगता है मेटा पे, उसके आधार पर हम लोग कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। आंसर आ गया ना? आप कहोगे ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और सबसे कम एसिडिक होगा यहां पे बेंजोइक एसिड। यही सब क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में भी पूछने का चांस है। आपको अच्छे तरीके से इस सब क्वेश्चन का कलेक्शन करना है, नॉलेज को बढ़ाते रहना है और ऐसे ही मेहनत करना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, वो है एल्काइन चैप्टर का। बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बर्च रिडक्शन, पढ़ाई किया था ना? देखो तो इसको, वही एक बर्च रिडक्शन है, और इसमें आपको दिया हुआ है 2 ब्यूटाइन, और 2 ब्यूटाइन का रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम और लिथियम मेटल के साथ। अगर आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लीजिए, यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। जहां कहीं भी अगर इंटरनल एल्काइन कहने का मतलब कोई बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसके साथ एक भी H डायरेक्टली अटैच नहीं है, दोनों साइड कार्बन ही अटैच्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसको कहा जाता है इंटरनल एल्काइन। उसका रिएक्शन जब सोडियम और लिथियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, उसको कहते हैं बर्च, BIRCH, बर्च रिडक्शन। यहां होता है एंटी एडिशन और बनता है ट्रांस एल्कीन। जी हां, यहां पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है अपोजिट डायरेक्शन से होता है, यानी कि ये ट्रांस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस का। आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आंसर जो आप लोगों को आ जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल यहां पे फर्स्ट आंसर आएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन कर देता है। बच्चों अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखोगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बर्च रिडक्शन। इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को इसी 2 ब्यूटाइन का रिएक्शन H2 गैस के साथ देता है, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, PDC या PDBSO4, ऐसा अगर लिंडलार कैटलिस्ट देता, या फिर PDCaCO3 देता, या फिर P2 कैटलिस्ट Ni2B निकेल बोराइड देता, तो वहां पे हो जाता है सीन एडिशन, और जब सीन एडिशन होता है तो वहां पे बनता है सिस 2 ब्यूटेन, तब आंसर होता है 2। ठीक है ना? हाँ, लेकिन यहां पे दिया हुआ है सोडियम लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, यहां पे बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटेन। अब देखिए 98 में क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O डज नॉट गिव ए प्रिसिपिटेट विथ
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट। बच्चों आपको पता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन किसको कहते हैं? ये आपको 2,4 डीएनपी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन कौन करता है? 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देता है? तो 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो यहां पे साफ साफ कह रहा है कि डज नॉट गिव प्रिसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले ऑप्शन देखोगे एल्डिहाइड है, तीसरे ऑप्शन देखोगे कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डीएनपी के साथ प्रिसिपिटेट देता है, जबकि कह रहा है कि डज नॉट गिव। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आंसर नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड आंसर नहीं होगा, क्योंकि डज नॉट गिव कह रहा है कि प्रिसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जबकि 2,4 डीएनपी के साथ यानी कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो जाता है। इसलिए यहां पे फर्स्ट और 3 आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आगे सुनिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एंड डज नॉट रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम। आपको पता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कौन करता है? जो एसिडिक होता है। एसिडिक होता है मतलब जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन होता है। बच्चों आप लोगों को बताया हुआ है, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर टर्मिनल एल्काइन हो गया, वहां जहां कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन होता है तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके लिबरेट करता है H2 गैस, अब बनता है उसका सॉल्ट। तो आप देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि O के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल और यहां से H2 गैस बाहर हो जाएगा, अब बनेगा O- Na+, इसका सॉल्ट बनेगा। लेकिन ईथर देखिए, ईथर में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, इसमें O के दोनों साइड कार्बन ही है। आप कहोगे ये ईथर है, ईथर का रिएक्शन 2,4 डीएनपी के साथ नहीं होता है और सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है ईथर का, क्योंकि ईथर में कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन उसी का हो सकता है जहां पे एसिटिक हाइड्रोजन होगा, जैसे कि अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया या टर्मिनल एल्काइन हो गया, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा, लेकिन ईथर का रिएक्शन नहीं होगा। और ये दोनों आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे हम लोग कहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन है, 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जबकि यहां कह रहा है कि 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। याद रखोगे बच्चों, 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन, जबकि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन में एसिडिक हाइड्रोजन एटम है क्योंकि अल्कोहल है, O के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है, इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि ये ईथर है। बात समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से, आपको यहां पे कहा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था, ठीक है ना? हाँ, आप यहां पे देखोगे जब इसका रिएक्शन होगा HCN के साथ तो बच्चों होता है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल, तो यहां पे HCN के साथ रिएक्शन होता है तो सबसे पहले इसके केस में हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो O- के ऊपर जाएगा H+, तो यहां पे हो जाएगा OH, CN- जाएगा कार्बन के ऊपर तो ये हो जाएगा C∼N, और फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, क्या समझे? सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप लोग जानते हो कि जहां कहीं अगर साइनाइड होता है तो साइनाइड का अगर हम लोग करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? बच्चों याद रखना, जहां कहीं भी CN हो, साइनाइड का अगर आप लोग करते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, यहां पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा बनता है कि यहां पे OH रहता है और इसके बाद यहां पे COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। अगर आपको नहीं दिख रहा है इधर, इधर देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पूरा लिख दूंगा। यहां पे OH और ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में जब साइनाइड का होता है हाइड्रोलिसिस तब। इसलिए इसका आंसर यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो हो जाएगा यहां पे फर्स्ट। समझ के बातों को अच्छे तरीके से? तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट जो है ना, इसका जो भी आप लोगों को 27 दिसंबर का जो आया था टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, उसका हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? टेस्ट का जो उद्देश्य है ना वो है आपको सिखाना,
और मैं भी मेहनत इसलिए करता हूं क्योंकि सभी बच्चों के साथ में पहुंच नहीं पा रहा हूं, सभी बच्चों को मैं डाउट बताने के लिए जा नहीं पाता हूं, या बच्चे भी आ नहीं पाते हैं, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह। तो मैं एक ऐसा यहाँ पे भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चुना है जहां की आप सभी से मैं बातें कर सकूं, आपको बता सकूं, आपको क्वेश्चन में जो भी डाउट होता है उससे आपको क्लियर हो सके। इसलिए मैं भी आपको एफर्ट लगाता हूं, मैं भी आप लोगों के लिए एफर्ट लगाता हूं और थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि टाइम पे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पूरा एकदम से डेली अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और कॉन्फिडेंट होकर के मेहनत करेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होता है ना, किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो किसी से भी आप बात करके देख लें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप नियमित थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आने वाले 1 महीने 2 महीने में आप लोगों को बहुत बड़ा जो है ना नॉलेज हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। और इस आप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। हम लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं, एक दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा सा नहीं बना क्वेश्चन, 4 दिन 5 दिन मेहनत किया, नहीं बना क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। अरे आप मेहनत तो करके देखो, लगातार मेहनत करते रहोगे, 20 दिन 25 दिन 1 महीने लगातार एक ही चीज को करने से जो है ना, वो अभ्यास करते 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 आप लोगों को जरूर एक दिन ऐसा होगा कि सब आप लोग क्वेश्चन खुद से समझने लगोगे, बनाने लगोगे और बहुत अच्छे नॉलेज आप गेन कर लोगे। तो आप मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।